तो भाई कैमफेक्ट एजुकेशन की माइनर टेस्ट 3 का डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। जो सीएसआईआर नेट के लिए टेस्ट सीरीज है उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या पूछा है कि चार कंपाउंड तुम्हारे सामने बना के दिए और इनको केबी वैल्यू के ऑर्डर में अरेंज करना है। केबी वैल्यू का मतलब क्या है? बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट उसे बोल सकते हो, या फिर इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि केबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेसिक नेचर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एसिडिक के। तो जितना कम एसिडिक होगा उतनी ज्यादा बेसिक वैल्यू आएगी या फिर केबी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे मैं अगर एसिडिक नेचर देखना चाहता हूं तो पहले क्या करूंगा, H प्लस निकाल के इनके कॉन्जुगेट बेस बना लो। यहां से H हटा दो सारी जगह से। अब इन कॉन्जुगेट बेस की मुझे स्टेबिलिटी चेक करनी है। इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा वो इसे अनस्टेबल बनाएगा। अनस्टेबल बनाएगा तो आप कह सकते हो कि वो H प्लस को लूज इतना नहीं करना चाहेगा, एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। और मुझे पता है OCH3 ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कौन से इफेक्ट से डोनेट करेगा? मेसोमेरिक से डोनेट कर रहा होगा, तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को कम करेगा और मैं कह सकता हूं इसके एसिडिक नेचर को कम कर देगा। मतलब C मेरा सबसे आगे आएगा बेसिक नेचर में, या फिर कह सकता हूं केबी वैल्यू में। उसके बाद यहाँ पे देखना, इस पे कोई ग्रुप इफेक्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे Cl कैसे एक्ट करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप। इसके दो इफेक्ट होते हैं, मेसोमेरिक से डोनेट कर सकता है, इंडक्टिव से विड्रॉ करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कौन सा डोमिनेटिंग होता है Cl का, इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे NO2 भी क्या करेगा, मेसोमेरिक से विड्रॉ कर रहा है। ज्यादा विड्रॉ कौन करेगा? NO2। मतलब ये एसिड सबसे अच्छा होगा, एसिड सबसे अच्छा है तो इसकी केबी वैल्यू सबसे कम आएगी। तो यहाँ पे ये C था। बी ऑप्शन मेरा सबसे लास्ट में आया। उसके बाद मेरा ऑप्शन आएगा यहाँ पे D एंड यहाँ पे आएगा मेरा A, CADB। ये आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। NH4 की pKa वैल्यू दी है। NH4 पॉजिटिव आयन है, उसकी pKa वैल्यू दी है और वो है 9.26। आपसे बफर रेंज पूछी गई है। बफर रेंज किसकी पूछी है? इसकी NH4OH और NH4Cl की। अब हमें पता है बफर रेंज क्या होती है, pKa +-1। आलोक सर ने जब आयनिक पढ़ाया था तो उसमें बताया होगा तुम्हें कि बफर रेंज कैसे निकालते हैं, pKa +-1। pKa आपको 9.26 दी है, तो यहां से आप बफर रेंज कैसे निकाल सकते हो? वो होगी -1 8.26 से 10.26 +1 तक। ये आपकी यहाँ पे क्या आ जाएगी, बफर रेंज। इसके बाद क्या करा है, ये आपको 4 कंपाउंड बना के दिए हैं और इसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूछी है। अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखूंगा तो इसमें मैं अपना ब्रेड्स रूल भी यूज कर सकता हूं कि ब्रिज हेड कार्बन पे तो कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा। तो देखो इसमें तो ब्रिज हेड पे, इसमें इसमें क्या पूछा है, मोस्ट स्टेबल पूछा है, ऑर्डर में नहीं लगाना। तो मोस्ट स्टेबल को कैसे देखोगे कि तुम अल्फा हाइड्रोजन गिन लो और वहां से तुम्हारे जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन इस CH3 से आएंगे, यहाँ पे तुम्हारे 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए और यहाँ पे तुम्हारा 1। बट ये इन्वॉल्व नहीं होगा। ये इन्वॉल्व क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ये रिजोनेंस में जाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन में जाता है, तो इस यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, जो कि ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। फिर भी इसी में अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा आ रहे हैं, तो ये वाला मेरा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूछी है। ठीक है, ये सारे कैसे कार्बोकेटाइन है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन। अब इसमें तुम्हें देखना है कि जो नीचे ग्रुप है इनका इफेक्ट क्या है, नीचे जो ग्रुप है इनका इफेक्ट। ठीक है, तो देखो भाई OH कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। NH2 कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। CH3 भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, कौन से, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से। और Cl कैसा है, विड्रॉइंग ग्रुप है, कौन से इंडक्टिव इफेक्ट से। और मैं बार बार बोल रहा हूं, आलोक सर ने भी अपनी वीडियो में बताया होगा तुम्हें अच्छी तरीके से कि Cl का डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा होता है, विड्रॉइंग विथ इट्स इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बताना था डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा इसमें, B, क्योंकि ये NH2 ग्रुप का सबसे अच्छा मेसोमेरिक होता है। उसके बाद बात करूं तो ये होगा मेरा, यहाँ पे क्या बोलूं, A, और उसके बाद ये C आएगा और उसके बाद लास्ट में ये विड्रॉ कर रहा है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कम करेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये मेरा इसमें लास्ट ऑप्शन, मतलब ये आंसर होना चाहिए था। ठीक है, तो BACD। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, अच्छा क्वेश्चन हो या फिर आप कह सकते हो डिबेटेबल क्वेश्चन भी बोल सकते हो। ध्यान से समझना, ये 4 तो मैं कंपाउंड बना के दिए हैं, 2-3 जो भी, रुक जाओ, दिखाई दिया।
अब ये 3 कंपाउंड तुम्हें बना के दिए हैं और इनमें बोला है कि बॉन्ड रोटेशन किसमें सबसे जल्दी होगी। कैसे देखते हैं इसको, तो यहाँ पे तुम्हें क्या कौन सी वो होते हैं एरोमेटिक, क्वाशी एरोमेटिसिटी पढ़ाई होगी। उसमें क्या है कि तुम इसको बॉन्ड को तोड़ के देख लो, इस पे पॉजिटिव दोगे इस पे नेगेटिव दोगे तो ये दोनों कैसे बन जाएंगे, एरोमेटिक बन जाएंगे। और ये बीच में जो बॉन्ड है ये सिंगल हो जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है और रोटेशन एनर्जी मेरी कम हो जाएगी, सबसे आसानी से इसमें रोटेशन हो जाएगा। तो ए में रोटेशन पॉसिबल है। अगर इसको मैं तोड़ दूं कैसे कि इस रिंग को पॉजिटिव दूं इसको नेगेटिव दे दूं, ठीक है, तो इस कंडीशन में भी ये दोनों एरोमेटिक बन गए हैं और ये बॉन्ड जो है सिंगल बन गया है, इसमें रोटेशन हो सकती है। इसमें आप लोग कैसे भी तोड़ दो इसको, आप इसको एरोमेटिक नहीं बना पाओगे, ठीक है। यहाँ पे मान लो आप पॉजिटिव देते हो इसे एरोमेटिक बनाते हो तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो वहां पे वो क्या हो जाएगा ऊपर वाला नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ से या फिर एंटी एरोमेटिक, वैसे 7 मेंबर की रिंग है जिन्हें 8 की है, तो अगर 8 की है तो नॉन एरोमेटिसिटी की तरफ होगा, 7 की होगी तो एंटी एरोमेटिक। अब यहाँ पे कंफ्यूजन इसमें यह आता है कि जो फर्स्ट है उसमें भी दोनों एरोमेटिक बन गए तो सिंगल बॉन्ड है रोटेशन हो जाएगी। इसके बाद सेकंड है इसमें भी दोनों एरोमेटिक बन गए, सिंगल बॉन्ड है रोटेशन हो जाएगी। इसमें जो डाटा दिया है या जो करेक्ट आंसर दिया है वो ये है कि बी में रोटेशन ज्यादा है, ए में रोटेशन हमारी थोड़ी कम होगी और सी में रोटेशन लास्ट में आएगी। सी मेरे को समझ में आता है कि उसमें जो है वो डबल बॉन्ड ही रहना पसंद करेगा, अपनी एरोमेटिसिटी मतलब क्वाशी एरोमेटिक की तरह बिहेव नहीं करेगा। बट ए, बी और ए को कैसे एक्सप्लेन करोगे इसको समझने की कोशिश करना। दोनों रिंग जो है वो एरोमेटिक बन रही है। अब यहां पे मैं बी को एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखो बी में क्या है, जो ये बड़ी रिंग है कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके की रिंग है, बड़ी रिंग पे मेरा पॉजिटिव आया है और जो छोटी रिंग है उस पे आया है नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव, जब जाके एरोमेटिक बने। अब आपको पता होगा कि देखो जैसे इसकी बात करूं, ठीक, और इसकी बात करूं, यहां पे नेगेटिव बना रखा है और यहां पे नेगेटिव बना रखा है। आप लोग बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा है भाई। इसमें बॉन्ड एंगल अंदर कम है तो बाहर वाले जो मेरे ऑर्बिटल होंगे उनमें जो मेरा एस कैरेक्टर है, ध्यान से सुनना है, आलोक सर ने तुम्हें जीओसी में 100% बताया होगा, यहाँ पे तुम्हारा बॉन्ड एंगल जो है वो कम है, बाहर जो है बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा, एस कैरेक्टर ज्यादा है। एस कैरेक्टर ज्यादा है इसका मतलब कि इस पे ये स्टेबल होगा, इस पे ये इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। यहाँ पे एंगल 90 है, अंदर देखो अंदर की तरफ एंगल बढ़ा तो बाहर की तरफ जो ऑर्बिटल है उनमें एस कैरेक्टर कम हो जाएगा, तो कंपेरेटिव स्टेबिलिटी बोलूं तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब जो छोटी रिंग है वो नेगेटिव को रखना ज्यादा पसंद करेगी कंपेयर टू बड़ी रिंग, जो कि इस केस में मेरे को दिख भी रहा है कि जो छोटी रिंग है उस पर नेगेटिव आके एरोमेटिक बना है और जो बड़ी रिंग है उस पर पॉजिटिव आके, जबकि इसमें अपोजिट है। तो ज्यादा फेवरेबल कंडीशन मेरी कौन सी है, बी वाली। दैट मीन्स इसमें रोटेशन मेरा आसान हुआ है। ये एक इसका पॉसिबल एक्सप्लेनेशन आप लोग बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैंने तुम्हारे सामने 4 कंपाउंड बना के दिए हुए हैं। इनमें आपको बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर एसिडिटी का फॉर द फॉलोइंग बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव। ये आपके सामने बेंजोइक एसिड है और इनमें आपको एसिडिटी का ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये OCH3 जो ऑर्थो पोजीशन पे है ये क्या कर रहा होगा, दिस विल प्रोवाइड द ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट मतलब कि स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा और ये COH मेरा रिंग के मतलब इस प्लेन के बाहर जाके अपने रिजोनेंस को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। इक्विवेलेंट रिजोनेंस होंगे तो सबसे ज्यादा एसिडिक मेरा ये होगा। तो यहाँ पे बोल सकता हूं A जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक है ड्यू टू द ऑर्थो इफेक्ट। उसके बाद अगर मैं बात करूं बी की, बी पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, OCH3 की पोजीशन क्या है, OCH3 मेरा कौन सी पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे, ऑर्थो मेटा और पैरा। मेटा पोजीशन पे सिर्फ कौन सा इफेक्ट लगाएगा, ये इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा और इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, कॉन्जुगेट एनाइन जो बना है उसको स्टेबल कर देगा। तो ये आना चाहिए मेरा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अब इसमें देखोगे इसमें कोई इफेक्ट नहीं है C, और यहाँ पे OCH3 क्या करेगा, मेसोमेरिक से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, कॉन्जुगेट जो बनाऊंगा मैं इसका H+ निकालने के बाद उसे अनस्टेबल बनाएगा, मतलब एसिडिक नेचर को घटा देगा। ABCD सिंपल ये आपका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। ABDC ये D है मेरा, ठीक, और ये C मैं लिख देता हूं। A ये है, B ये है, C ये है और D, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना भाई। तुम्हें इस तरीके से कंपाउंड बना के दिए हैं,
यहां पे एक ऐसी रिंग बना के दी, यहां डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड है यहां पे। इसके बाद इन्होंने यहां पे H लगाए, यहां पे डबल बॉन्ड है और ये, तो इसमें ये, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या चेक बताना है कि सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा, ठीक है। तो यहां पे आप क्या देखोगे कि H+ निकलने के बाद एसिडिक नेचर भाई कैसे देखते हैं कि H+ मैं लूज करा दूं, उसके बाद जो मेरा कॉन्जुगेट बेस बनेगा नेगेटिव चार्ज के साथ, या कार्बोनाइन जो फॉर्म हो रहा है H+ के जाने के बाद, वो कितना स्टेबल है। अब यहाँ पे देखो ये मेरा एरोमेटिक बन जाएगा, जैसे H+ को लूज करवाऊंगा तो 2, क्योंकि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसमें अगर बात करूं तो ये एंटी एरोमेटिसिटी की तरफ जाएगा, तो ये H+ को लूज करना तो बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, बिल्कुल दिमाग खराब हो जाएगा इसका। और यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे एरोमेटिक भी बन रहा है, और साइड में CN जो ग्रुप है वो तो अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट भी लगा रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस जो बना है वो ये बना है, दैट मीन्स इट इज द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोकार्बन जो यहाँ पे गिवन है। तो ये इन्होंने इसको X बोला है, इसको Y बोला है, इसको Z बोला है। तो Z जो सबसे ज्यादा एसिडिक है, उसके बाद X है और उसके बाद Y है। ये आपका इसका आंसर होगा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या दिया है, उन्होंने ये बना के दिया, इस पे पॉजिटिव बना दिया, ठीक। अब इसके बाद यहां पे पॉजिटिव बना दिया, ये हुआ मेरा फर्स्ट, ये हुआ सेकंड। अब मैं थर्ड भी बना देता हूं आप लोगों के सामने, कुछ ऐसे बना के दिया है, ठीक है। बीच में 2 कार्बन है, ये कुछ इस तरीके से बनेंगे ना, 2 कार्बन है बीच में, अच्छे से ही बना दो दिखने के लिए, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। यहां पे बना के दिया। आपको बताना है सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला कार्बोकेटाइन तो लीस्ट स्टेबिलिटी में जाएगा, बिकॉज ये कौन से है तुम्हारे ब्रिज हेड कार्बन पे, ये भी ब्रिज हेड पे। जो आपको सबसे अच्छी कंफर्मेशन लगती है इसकी, मैं उसको बना के दे देता हूं। ये वाला इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, दूसरे वाले को आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। तो दोनों जो कार्बोकेटाइन है वो मेरे ब्रिज हेड है, जबकि ब्रिज हेड में भी अगर मैं कंपेयर करूं तो इसमें ऊपर कितने कार्बन है मेरे 2, जो कि थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे इसको प्लेनर बनने के लिए। तो ये आसानी से थोड़ा प्लेनर बन जाएगा कंपेयर टू दिस, मतलब ये थोड़ा सा स्टेबल होगा। तो यहां पे इन दोनों में कंपेयर करूं तो ये स्टेबल है, और ये तो मेरा 100% कंप्लीटली प्लेनर है। ये कंप्लीटली अगर प्लेनर है तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब सेकंड मेरा सबसे स्टेबल। इन दोनों में कंपैरिजन करा तो ऊपर मेरे 2 कार्बन थे जो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, थर्ड कार्बोकेटाइन आएगा और उसके बाद आएगा फर्स्ट। ये मेरे को इसमें ऑर्डर अरेंज कर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, देखो अब इसमें यहां पे हाइड्रोजन बना के दिया, यहां पे लोन पेयर होंगे इस नाइट्रोजन पे, यहां पे ही नाइट्रोजन है, पिरिडीन सिस्टम कुछ बना के दिया, इसे A बोलूंगा, ये मेरा B है। इसके बाद देखना यहां पे ऑक्सीजन लगा दी और यहां नाइट्रोजन, यहां पे लोन पेयर, ये H, ये मेरा C हुआ। इसके बाद यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे हाइड्रोजन है और ये लोन पेयर। अब आप लोग बताओ सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा। सबसे ज्यादा बेसिक नेचर देखने के लिए पहले कंसेप्ट क्या होता है कि मैं इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी चेक करता हूं, और सेकंड कंसेप्ट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन देने के बाद अगर मेरे पे पॉजिटिव आएगा, जैसे ये नाइट्रोजन किसी H+ को लोन पेयर डोनेट करेगा तो इस पे पॉजिटिव आएगा, तो वो पॉजिटिव कितना स्टेबल है। 2 फैक्टर मुझे चेक करने होते हैं। पहले फैक्टर से मैं आंसर देखने की कोशिश करता हूं। देखो ये जो मेरा ये D वाला है, ये वाला लोन पेयर तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होगा। क्यों अवेलेबल नहीं होगा? क्योंकि इसके लोन पेयर मेरे रिजोनेंस में घूम रहे होंगे। इसके लोन पेयर तो यहाँ पे तुम्हारे कौन से ऑर्बिटल में होंगे? प्योर p ऑर्बिटल में, और उसमें से ये रिजोनेंस प्रोवाइड करके इसको एरोमेटिक बनाएंगे। तो इट शुड बी द लीस्ट बेसिक, बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब बाकियों में कंपेयर करूंगा तो ये जो मेरा है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है।
और sp2 हाइब्रिडाइज्ड पे बिल्कुल भी सहन नहीं होगा कि उस पे पॉजिटिव आ जाए लोन पेयर डोनेशन के बाद, और या फिर वो देखो इन तीनों में कंपेयर करोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन ही है, तो ये अपने लोन पेयर डोनेट बिल्कुल करना नहीं चाहेगा। तो यहां से मेरा ऑप्शन आएगा ये सबसे कम बेसिक, डी के बाद ये, उसके बाद इन दोनों में देखो कुछ भी चेंज नहीं है, एलिमेंटल चेंज तो है ही नहीं, दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन होंगे। सिर्फ चेंज क्या है, इस ऑक्सीजन भाई साहब का, यहाँ पे कार्बन है यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट लगा के उसके लोन पेयर को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, डोनेशन में थोड़ी सी दिक्कत प्रोवाइड कर सकता है। तो यहां से मैं क्या बोलूं कि इधर से खींचेगा, ये खींचेगा तो ये बिल्कुल लोन पेयर नहीं देना चाहेगा, तो यहां से इसके बाद सी आएगा और सबसे अच्छी तरीके से ए अपने लोन पेयर प्रोवाइड कर देगा। तो ये हुआ इसका आंसर ए सी बी डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आयनिक से पूछा है, मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाता हूं फिर देखते हैं किस तरीके से करना। देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कोई एसिड है उसका जो के है वो ये, ठीक है। एसिडिक फॉर्म ऑफ इंडिकेटर इज रेड, इस कोई इंडिकेटर है उसका के ये है, इसकी एसिडिक फॉर्म जैसे क्या है, रेड है, और इसकी बेसिक फॉर्म का कलर कैसा है, ब्लू है। ठीक है, देखो एक टर्म से कैसे ऑर्गेनिक के जीओसी से और यहाँ पे तुम्हारे फिजिकल के आयनिक पे क्वेश्चन आ गए, तो एग्जाम में यही होगा, रैंडम किसी भी टॉपिक से उठ के क्वेश्चन आएंगे और तुम्हें अपने माइंड को कैसे स्विच करना है, थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस तुम्हें टेस्ट सीरीज से हो जाएगी। तो के वैल्यू दी है, एसिड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर रेड है, बेसिक फॉर्म जो है वो ब्लू है। कैलकुलेट द चेंज इन पीएच, मुझे बताना है पीएच में कितना चेंज आएगा अगर, तो चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर, अगर मेरे को 80% रेड से 80% रेड था स्टार्टिंग में, उसे कन्वर्ट करना है 80% ब्लू में। कुछ ये तुम्हारे सामने डाटा गिवन है, अब देखो इसको किस तरीके से अप्रोच करना था। ठीक है, तो देखो जब आपने इंडिकेटर की यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ी होगी, आप आयनिक में आलोक सर ने तुम्हें पढ़ाया होगा, तो उसमें क्या बोला था कि पीएच जो होती है वो होती है pKa प्लस लॉग, और यहां पे मैं लिख सकता हूं क्या, इंडिकेटर की आयनिक फॉर्म मतलब डिसोशिएटेड फॉर्म और इंडिकेटर की अनडिसोशिएटेड फॉर्म, कुछ इस तरीके से ये पीएच का फॉर्मूला होता है। अब यहां पे देखोगे तो इंडिकेटर कैसा था मेरा, ये इंडिकेटर H डिसोशिएट होगा कुछ इस तरीके से, इंडिकेटर आयनिक फॉर्म में और H प्लस। ठीक है, अब आप यहां पे देखो कि अगर आप एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड करोगे, ठीक है, एसिडिक कंडीशन में ये इंडिकेटर किस फॉर्म में रहना चाहेगा, इधर। एसिडिक कंडीशन का मतलब ये है कि आपने H प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ाई तो इक्विलिब्रियम शुड मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड में जाएगा, तो INH मेरी क्या है, ये आयनिक फॉर्म, मतलब कह सकते हो ये एसिडिक फॉर्म है। और यहां पे अगर मैं बात करूं, अगर आप बेस की कंसेंट्रेशन इस इक्विलिब्रियम में बढ़ा दो तो यहाँ पे बेस जो है वो H प्लस को खा के खत्म करेगा, मतलब H प्लस की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी और ये इक्विलिब्रियम जो है मेरा फॉरवर्ड चेंज होगा, मतलब दिस इज द बेसिक फॉर्म, दिस इज द बेसिक फॉर्म। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन को देखूं जिसमें उन्होंने बोला है कि 80% रेड है और रेड कलर मेरा रिप्रेजेंट करता है एसिडिक फॉर्म को, तो पीएच मेरे को पता करनी है, ध्यान से समझना। केस फर्स्ट में पीएच फर्स्ट क्या होगी, pKa प्लस लॉग, अब यहां पे देखो ये LNI, ये वाली क्या है, मेरी बेसिक फॉर्म है और ये मेरी एसिडिक फॉर्म है। इसमें ये बोला पहले कि 80% रेड है, 80% रेड और एसिडिक फॉर्म, इसका मतलब ये 80 है और ये तुम्हारी 20 है, तो यहां से आप पीएच कैलकुलेशन कर लोगे। उसके बाद पीएच सेकेंड आप कैलकुलेट करो कि pKa प्लस लॉग, अब इस बार बेसिक फॉर्म तुम्हारी कितनी हो गई है, 80%। बेसिक फॉर्म अगर 80% हो गई है तो यहाँ पे 80 लिखोगे और यहाँ पे आप 20 लिखोगे और वहां से आप पीएच की कैलकुलेशन करके दोनों में सब्सट्रैक्शन करके आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए थी, ये इक्वेशन में किस फॉर्म को मैं एसिडिक फॉर्म कह रहा हूं, किस फॉर्म को बेसिक फॉर्म कह रहा हूं, इसका आइडिया अगर बेसिक होता तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछा है, देखना। देखो इसमें क्या करना है, इन्होंने कहा
कि एक सोल्ट मतलब एक इन्होंने सेल बना के दिए Zn+2 और इसमें 0.1 मोलर मेरा मतलब कंसंट्रेशन दी। इसके बाद इन्होंने Fe+2 दिया, इसमें कंसंट्रेशन बोली है 0.01 मोलर और यहां पे Fe कह रहे ईएमएफ जो है अब सेल का वो 295 वोल्ट है। आप लोग बताइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। ठीक है, 3 मिनट है अभी मेरे पास। इसमें बताओ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा के। यहां से आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप लोग कैसे पता करते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई नोट का आपको रिलेशन पता होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जो कि क्या है, जो कि ये है ई नोट इक्वल्स टू 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग के सी। तो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता करना है तो पहले आपको ई नोट तक पहुंचना पड़ेगा, और ई नोट तक पहुंचना है तो आपको ई वैल्यू दी है, कंसंट्रेशन दी है, तो आप इसे कर सकते हो कैसे, ई इक्वल्स टू ई नोट माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन। एन वैल्यू कितनी होगी, Zn इज गोइंग टू Zn फ्रॉम Zn+2, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 2 लॉग। इसके बाद आप क्या लिखोगे, देखो प्रोडक्ट मैं ऊपर लिखता हूं, तो Zn+2 में कन्वर्ट हुआ, इट शुड बी द प्रोडक्ट। Zn+2 Fe+2 Fe में कन्वर्ट हुआ, इट शुड बी रिएक्टेंट। ये आपका कुछ यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है 0.295। ई नोट की कैलकुलेशन कर लोगे, 0.295 प्लस 0.0591 डिवाइड बाय 2। यहां से आप कैलकुलेशन करोगे तो ये 10 आएगा, log 10 की वैल्यू 1 होगी। यहां से कैलकुलेशन करोगे तो 0.025, ठीक है, 295 ऐसा कुछ आएगा। यहां से देखो आपके सामने क्या आया, ई नोट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो, मैं कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा हूं, मैं केमिस्ट्री सिखा रहा हूं, ठीक है। अब यहां से आपने ई नोट की कैलकुलेशन करी, उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे ई नोट की वैल्यू पुट कर दो, जो भी कैलकुलेशन करके आएगी। ई नोट की वैल्यू पुट करते ही आपके सामने यहां क्या होगा, आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आसानी से निकाल सकते हो। तो 2 स्टेप थे, इसमें अगर आप ऐड करोगे तो ये 0.32 के आसपास आएगा, ठीक है। तो ई नोट की वैल्यू 0.32 और उसके बाद आप यहां से कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन से पूछा है। बोल रहे हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है मेरा और इसको मैं वीक बेस के अगेंस्ट टाइट्रेट कर लूं, यहां पे क्या है, वीक बेस NH4OH, कुछ इस तरीके से दिया है। अब देखो स्टार्टिंग में जो भी कंडक्टेंस की वैल्यू आएगी वो इस एसिड की रही होगी, और इस एसिड की में कंडक्टेंस की वैल्यू H+ आयन की वजह से होगी और Cl- की वजह से। और ये बात हमें पता होनी चाहिए कि H+ क्या है, एक हाईली मोबाइल आयन है, हाईली मोबाइल कैटायन है, ठीक है। और इसके अलावा और मेरा ज्यादा मोबिलिटी कौन रखता है, OH-। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो H+ है, Cl- है, कंडक्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। बाहर से आपने वीक बेस डाला, वो क्या करेगा, NH4+ बनाएगा और OH- बनाएगा। रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये इसके साथ H2O बना लेंगे, जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोशिएट होके इतने ज्यादा H+ और OH- को प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब कंडक्टेंस किसकी वजह से होगी, Cl- की वजह से और NH4+ की वजह से। तो ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग में कंडक्टेंस H+ की वजह से आई, Cl- की वजह से आई। टाइट्रेशन जैसी तुम कर रहे हो तो H+ रिप्लेस किससे हो रहा है, NH4+ से, क्योंकि बाद में कंडक्टेंस NH4+ की वजह से और Cl- की वजह से। Cl- इज कांस्टेंट, H+ जो है वो NH4+ से रिप्लेस हो गया। तो आप बोल सकते हो कंडक्टेंस की वैल्यू मेरी ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये हाईली मोबाइल आयन था और वो इतना ज्यादा मोबाइल नहीं है। स्टार्टिंग में कुछ कंडक्टेंस वैल्यू ये रही होगी और इसके बाद ये डिक्रीज होगी। यहां पे मैं कंडक्टेंस वैल्यू लिख रहा हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं वॉल्यूम ऑफ एल्कलाइन सॉल्यूशन, बाहर से जो मैं बेस डाल रहा हूं वो, ये वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है। अब जब आप एंड पॉइंट पे पहुंच जाओगे, एंड पॉइंट के बाद NH4OH आपका बस बढ़ना शुरू होगा और कुछ नहीं। और हमें पता है NH4OH क्या है, एक वीक बेस है। वीक बेस इतना ज्यादा डिसोशिएट होगा नहीं, अगर वो डिसोशिएट नहीं होगा तो उसके आयंस नहीं बनेंगे और कंडक्टेंस की वैल्यू मेरी ऑन एन एवरेज कांस्टेंट हो जाएगी, लगभग सेम आनी शुरू हो जाएगी। कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो कि ये इसमें करेक्ट ग्राफ होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या बोल रहा है। ये तुम्हारे बोल सकते हो कि इलेक्ट्रो के जो तुम अगर इसमें ये इन चीजों को अच्छे से पढ़ना है, आलोक सर ने वीडियो में तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझा रखा होगा। जो पूरी शर्मा पठानिया उसमें इलेक्ट्रो के थर्ड चैप्टर को आप देख सकते हो, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, डिबे हकल लिमिटिंग लो, सारी चीजें दी हुई है। अब देखो कह रहा है एक AXBY करके कोई स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट है, उसकी जो सोल्यूबिलिटी है वो है S मोल पर लीटर। ठीक, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट आप लोग बताइए क्या होगा। तो देखो इसमें ऑप्शन शायद मिसप्रिंट है, मैं बता देता हूं करेक्ट क्या होगा कि ये XA प्लस YB में टूटेगा, इसकी सोल्यूबिलिटी कितनी आएगी XS, इसकी कितनी आएगी YS। ठीक है, और अगर मैं सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट की बात करूं यहां पे, तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे लिखते हो लिख दो। ठीक है, देखो कैसे लिखूंगा मैं सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, यहां पे कुछ चार्जेस भी होंगे इनके। यहां पे सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट KSP मेरा होगा XS की पावर X YS की पावर Y। ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और जो ऑप्शन में मेंशन करना था तुम्हें X की पावर X, Y की पावर Y, X और ये S की पावर X प्लस Y। ठीक है, ये कुछ आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। डिबे हकल लिमिटिंग लो पे क्वेश्चन पूछा है, देखना सब चीज साफ कर देता हूं। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ KCl, आपके पास किसका सोल्यूशन है KCl का, और ये ही आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन में देखना था कि सोल्यूशन किसका दिया है। अगर आप इसको नहीं पहचान पाओगे तो क्वेश्चन शायद नहीं होगा। इज इंक्रीज्ड बाय 4 फोल्ड, इसमें क्या करा मैंने, कंसेंट्रेशन इसकी इंक्रीज कर दी 4 टाइम्स। ठीक, आप बताओ जो मीन मोलर मीन, ठीक है, एक्टिविटी आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट है वो कैसे चेंज होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान से समझो कि इसके लिए मैं अपनी ये देखो एक्टिविटी कोफिशिएंट का मेरा रिलेशन क्या होता है, लॉग कुछ इस तरीके से यहां पे लिखता हूं A, यहां पे क्या आएगा मेरा Z प्लस Z माइनस, और यहां पे रूट में आता है मीन आयनिक एक्टिविटी, कुछ इस तरीके से फॉर्मूला होता है। ठीक है, और मेरे को एक्टिविटी कोफिशिएंट का रिलेशन बताना है। अगर मैंने कंसंट्रेशन क्या कर दी 4 टाइम बढ़ा दी, 4 टाइम इंक्रीज कर दी, तो यहां पे देखो जो ये मेरी आई वैल्यू है वो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट के लिए, डाइवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो K प्लस और Cl माइनस में 2 आयन में टूटेगा, उसमें ध्यान से देखना KCl कैसे टूटेगा K प्लस में और Cl माइनस में। अब यहां पे अगर मेरे को I लिखनी है तो ये वैल्यू क्या होती है 1/2 M1 Z1 का स्क्वायर प्लस M2 Z2 का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से होती है। अब देखो यहां पे इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी, और इन दोनों पे जो चार्ज की एब्सोल्यूट वैल्यू है वो भी सेम है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से समझना कि जो मेरी आई वैल्यू है वो कितनी आएगी 1/2, और ये दोनों चीज सेम है, ये दोनों चीज सेम है, और z की वैल्यू 1 है, तो मैं इसे लिख सकता हूं मल्टीप्लाई 2m। ठीक, इसे कैंसिल करोगे तो यहां से आई वैल्यू, ये मेरी क्या थी m क्या थी मोलैरिटी, तो आई वैल्यू मेरी कंसंट्रेशन के इक्वल आएगी। और ये इस क्वेश्चन का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर आप लोग इस इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये पता नहीं कर सकते कि जो मेरी यहाँ पे मीन आयनिक एक्टिविटी की वैल्यू है वो मेरी कंसंट्रेशन के इक्वल है, तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो जाती। अब क्या करोगे, यहां से कंसंट्रेशन को पुट कर दोगे आई की जगह। अब इसने क्या करा है, कंसंट्रेशन को 4 टाइम इंक्रीज करा, इसको 4 टाइम इंक्रीज करोगे तो ये रूट के अंदर वैल्यू है, तो बाहर आके कितना होगा 2 टाइम्स, और यहाँ पे तुम्हारे नेगेटिव लगा हुआ है। मतलब फाइनल आंसर क्या होगा, अगर मैं 4 टाइम इसको इंक्रीज करूंगा इसकी कंसंट्रेशन को, तो मेरी जो मीन मोलर आयनिक कोफिशिएंट की वैल्यू है इट शुड बी डिक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 2। ठीक है, वो फैक्टर ऑफ 2 से डिक्रीज हो जाएगी। ये आपको इस क्वेश्चन में करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से जीओसी से है, समझना। देखो
इन्होंने क्या करा, कार्बोकेटाइन बना के दी। कार्बोकेटाइन ये है C6H5, ठीक, यहां पे 5 लिखा हुआ है, वैसे 3 होगा, C+। उसके बाद यहां पे आपका पॉजिटिव बना के दिया, इसके बाद यहां पे प्लस बना के दिया, और एक और दिया है CH3CH2 पोस्ट। इसमें इन्होंने बोला है विच कार्बोकेटाइन इज लीस्ट लाइकली टू फॉर्म एज इंटरमीडिएट, इनमें से सबसे कम चांसेस एज एन इंटरमीडिएट किसी रिएक्शन में बनने के किसके हैं, जो सबसे कम स्टेबल होगा, जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, वही अपनी किसी रिएक्शन में बनना नहीं चाहेगा, और अगर वो नहीं बनना चाहेगा तो इनमें से तुम्हें यही देखना है कि सबसे कम स्टेबल कौन सा है, दैट इज अपना ब्रिज हेड वाला कार्बोकेटाइन, क्योंकि ब्रेड्स रूल बोलता है ब्रिज हेड पे कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। रीजन उसके सारे तुम्हें पता होने चाहिए, प्लेनरिटी उसमें अचीव नहीं हो पाती है, सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रीड करता हूं। फॉर अ वन कंपोनेंट सिस्टम मैक्सिमम नंबर ऑफ फेज दैट कैन को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। देखो, जब भी तुम्हारा वन कंपोनेंट सिस्टम आए ना, तो उसमें अपने फेज डायग्राम को रिलेट करने की कोशिश कर लिया करो, ठीक है। रिलेट कैसे करोगे, रिलेट कुछ इस तरीके से कर सकते हो कि तुमने कुछ पढ़ा है क्या, ऐसा वाटर क्या पढ़ा तुमने, वाटर का फेज डायग्राम कुछ ऐसा ही होता है, और वाटर वन कंपोनेंट सिस्टम है, तो इसमें मैक्सिमम फेज कितने इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं, तो तुम्हारे सामने ये रहा, कितने फेज इसमें इक्विलिब्रियम में, मैक्सिमम 3 फेज, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों फेज इक्विलिब्रियम पे एक टाइम पे आ सकते हैं, ठीक है। उसे मैं ट्रिपल पॉइंट कहता हूं। तो इसका आंसर क्या होगा कि 3 फेज एक टाइम पे इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना, इक्विलिब्रियम से पूछा है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कैसे। इन्होंने कहा है कैलकुलेट द पीएच ऑफ सोल्यूशन, जिसमें मेरा 0.1 मोलर HCO3 माइनस दिया है और 0.2 मोलर CO3 2 माइनस दिया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। केवल इसमें बोला है H2CO3 का कितना 4.2 इंटू 10 की पावर -7, ये आपके सामने डाटा है, और इसमें दिया है 4.8 इंटू 10 की पावर -11 इस क्वेश्चन में, ठीक। अब इसमें क्या करना था, कैलकुलेट द पीएच ऑफ सोल्यूशन। इस सोल्यूशन की, एक डब्बे में ये पड़े होंगे, इसकी आपको पीएच बतानी है, ठीक। तो यहां पे देखो, इसमें दिमाग अपना उसकी तरफ मत ले जाना कि इट इज अ डाइप्रोटिक एसिड और मैं डाइप्रोटिक एसिड की तरह कैलकुलेशन कर दूं। इन्होंने कभी नहीं बोला कि H2CO3 भी है उसके अंदर, H2CO3 नहीं है तो डाइप्रोटिक होने का कोई मतलब ही नहीं है। ये तुम्हारे सामने जो डाटा है, इससे ही तुम्हें आंसर निकालना है, इससे ही तुम्हें पीएच की कैलकुलेशन करनी है। तो किस तरीके से करोगे समझना, कि अगर मेरा ये HCO3 माइनस है, ये कैसे डिसोशिएट होगा भाई, ये कैसे डिसोशिएट होगा, तो H प्लस देगा और CO3 2 माइनस देगा, ठीक है। अब यहां से इसकी कंसंट्रेशन कुछ C रही होगी, उसमें से X टूटा मानो तो ये X बनेगा और ये X बनेगा। अब मुझे पता है CO3 2 माइनस, तो CO3 2 माइनस तो डब्बे के अंदर और भी है, और कितनी कंसंट्रेशन में है, 0.2 में, तो ये हुआ मेरा 0.2, ठीक। अब यहां से मैं क्या लिखूंगा, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, Ka1, ये आपके सामने गिवन है, कितना होगा वो होगा मेरा H की कंसंट्रेशन कितनी है, X, यहां पे CO3 माइनस की कंसंट्रेशन X प्लस 0.2 है, डिवाइड आप करोगे किससे, C माइनस X, HCO3 माइनस की कंसंट्रेशन, ये आपके सामने। अब यहां पे सोचो, ध्यान देना कि जो ये मेरी वैल्यू है 10 की पावर -7 में है, 4.2 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। तो यहां पे एक मिनट देखो, अरे नहीं, ये Ka2 आएगा ना, ये सेकंड डिसोसिएशन हो रहा है, यहाँ पे Ka2 आएगा, तो इसमें जो ये वैल्यू है 10 की पावर -11 में, तो यहां से आपका दिमाग जाना चाहिए कि वैल्यू अगर 10 की पावर -11 है किसी कांस्टेंट की, तो उसमें डिसोसिएशन कितना हुआ होगा, उसमें तो ना के बराबर डिसोसिएशन होगा, कुछ भी डिसोसिएशन नहीं होगा। तो ये जो आपकी मतलब कंसेप्ट है कि डिसोसिएशन काफी कम होगा, बिकॉज वैल्यू जो है 10 की पावर -11 है, और ये सेकंड डिसोसिएशन हुआ है, Ka2 की वैल्यू आएगी यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या देखोगे कि अगर डिसोसिएशन काफी कम है, तो ये जो X बने होंगे ये काफी कम होंगे, तो इनको आप कर सकते हो नेग्लेक्ट। तो यहाँ पे C माइनस एक्स को मैं नियरली लिख सकता हूं, इट शुड बी इक्वल्स टू C,
और 0.2 प्लस एक्स को मैं लिख सकता हूं 0.2। अब आप यहां से क्या कैलकुलेट करोगे, इसको मिटा दो, यहां पे सी आएगा। अब यहां से Ka2 की वैल्यू पुट करो, ध्यान से समझना। Ka2 है 4.8 इंटू 10 की पावर -11, ये इक्वल होगा मेरे x के, x जो मुझे पता करना है 0.2। और अब यहां पे बताओ कि इसकी HCO3 माइनस की कंसेंट्रेशन कितनी गिवन है 0.1। यहां से आप काट दो 2, इससे ये कट जाएगा 2.4, तो x आपका आया 2.4 इंटू 10 की पावर -11, ये आपके सामने आया। ठीक है, और जैसे ये आएगा तो ये क्या है, ये कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है, और इसके अलावा इस सोल्यूशन के अंदर H प्लस का कोई और सोर्स नहीं है, तो सारी जो भी H प्लस की कंसंट्रेशन आपके सामने आ गई, यहां से आप pH की कैलकुलेशन कर सकते हो। और pH की कैलकुलेशन भाई 11 के आसपास आएगी। ठीक है, जो कि 10.62 इसका करेक्ट आंसर है, आप जो कैलकुलेशन करके आप पता करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। इसके बाद जीओसी से पूछा है, देखो देखना भाई अच्छे से, क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग एनिलीन डेरिवेटिव, ये आपके सामने क्वेश्चन है। इन्होंने क्या करा, यहां पे NH2 दिया, बहुत अच्छी बात। यहां पे क्या करा, दोबारा से NH2 दिया और NO2 बनाया। ठीक है, इसके बाद क्या करा, थर्ड कंपाउंड में बना रहा हूं NH2 NO2, और फोर्थ में ये पैरा पोजीशन पे लगा दिया। तो देखो, इसमें आपको सबसे बेस्ट जो पहचानना था, सबसे ज्यादा ध्यान जहां देना था, जिसमें आपकी गलती हमने करवाने की सोची थी इसमें, वो क्या है कि आप इसको ढंग से अरेंज नहीं कर पाओगे अगर आपके कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे नहीं है। इसमें क्या है कि ये ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन है। ठीक है, ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, और यहां पे पता है कि इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पे हुई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पे हुई, तो क्या होगा, इसका जो नेचर है, इसका जो नेचर है वो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट प्लेन में आ जाएगी ये। और कंप्लीट प्लेन में अगर ये आ गई तो रिजोनेंस बहुत बेहतरीन होगा। और सबसे ज्यादा अच्छा अगर रिजोनेंस हो गया तो लोन पेयर अवेलेबल नहीं होंगे, लोन पेयर अवेलेबल नहीं है तो इसका बेसिक नेचर सबसे पीछे चला जाएगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं जो बी ऑप्शन है वो मेरा लीस्ट बेसिक होगा। ये आपको इसमें ध्यान रखना था। NO2 ऑर्थो पोजीशन पे है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे हो सकती थी। बाकी आप अपने नॉर्मल कंसेप्ट से अरेंज कर सकते हो। ये NO2 ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये NO2 भी विड्रॉ करेगा, बट ये किससे करेगा, इंडक्टिव से, बिकॉज पोजीशन क्या है, अपनी मेटा पोजीशन है। ये किससे करेगा, मेसोमेरिक से भी करेगा, इंडक्टिव से भी करेगा, तो ज्यादा विड्रॉ करेगा। इसका मतलब इसका जो बेसिक नेचर है वो सबसे कम रहेगा, तो इसको बोल सकता हूं यहां पे डी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करूं इन दोनों में, तो इसमें तो कोई विड्रॉ नहीं कर रहा, अच्छा बेस होगा ए, और यहां पे आ जाएगा मेरा सी। ये ACDB, ACDB ये आपका करेक्ट आंसर था। इसको आपको पहचानना है, और इसको अगर आपने अब तक नहीं पहचाना तो अब नोट करके रख लो। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एनिलीन का जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो एग्जैक्टली बेंजीन के प्लेन में आके डीलोकलाइज्ड काफी अच्छी तरीके से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो, 3 कंपाउंड बना के दिए ऐसे, क्या है ये, बेंजोइड बोलते हैं इसे। यहां पे N लगाया है, CH3 है इधर, ठीक, और यहां पे क्या दिया है इन्होंने, हाइड्रोजन। और तीसरा कंपाउंड बनाया है ये। ठीक है, अब इसमें इन्होंने इसमें क्या बताना है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक सबसे अच्छा कहां होगा, है ना। किसी पे अगर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है, वो यहां भी जाना पसंद करेगी, यहां भी जाना पॉजिटिव पे, और यहां भी जाना पसंद करेगी। सबसे अच्छा अटैक कहां पे होगा, तो ध्यान से देखो कि ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस कार्बन पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी।
अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है तो न्यूक्लियोफाइल ऑब्वियसली अटैक करेगा, यहां पे भी अटैक कर सकता है, बट इधर से कॉन्जुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी कम हो जाएगी, और यहाँ पे नाइट्रोजन है जो कि इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस पे भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आएगी। तो आंसर क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा तो इसमें ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ पे सबसे अच्छा होगा। इसे मैं P बोल रहा हूं, इसे मैं Q बोल रहा हूं, और इसे मैं R बोल रहा हूं। ठीक है, तो देखो P में सबसे अच्छा अटैक होगा, इसके बाद Q में होगा। यहां पे ध्यान से देना, ऑक्सीजन को देख के बिल्कुल ऐसे मत सोचो कि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींच ली, इधर से रिजोनेंस आ रहे हैं, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को तो कम ही कर रहे हैं। उसके बाद P के बाद आएगा आपका नाइट्रोजन, Q, और लास्ट में होगा आपका R। ठीक है, इस तरीके से आपको न्यूक्लियोफिलिक अटैक अरेंज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपकी कंडक्टेंस पार्ट से पूछा है, ध्यान से करेंगे। आपके 2-3 कंसेप्ट इसमें मिक्स हैं, देखना। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Fe2SO4, इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी में रिलेशन बताना है। इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी में आपको रिलेशन बताना है। कैसे बता सकते हो, ध्यान से समझना। देखो, हमें पता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, या फिर मैं मोलर कंडक्टिविटी की बात करूं तो रिलेशन होता है K into 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी, एंड फॉर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इट इज K into 1000 डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी। अगर मैं यहां पे इनको डिवाइड करूं तो क्या आएगा, लैम्डा m डिवाइड बाय लैम्डा क्यू आएगा, नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय मोलरिटी। ये आपके सामने रिलेशन होगा। और आपको एक बात और अच्छे से पता होगी कि नॉर्मेलिटी जो होती है वो होती है n फैक्टर मल्टीप्लाई मोलरिटी। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी डिवाइड मोलरिटी को मैं लिख सकता हूं n फैक्टर। ठीक है, और इस सोल्ट के लिए एन फैक्टर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सोल्ट में जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है, जैसे कि इस पे कितना है, Fe कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 में, कितने Fe के एटम है, 2, तो यहाँ पे एन फैक्टर आपका कितना आ जाएगा, 6। टोटल पॉजिटिव वैलेंसी आपकी कितनी है, 6 है। ठीक है, तो यहां से रिलेशन आपके सामने आ गया। और जो एग्जैक्ट रिलेशन है जो कि क्वेश्चन में मेंशन करके दिया है वो है लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू लैम्डा m डिवाइड बाय 6। आपको इस पे करेक्ट मार्क लगा के क्वेश्चन को खत्म कर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जो कि आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछा है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन बोलता हूं, कह रहा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द रिएक्शन इज 1.33 वोल्ट। एक रिएक्शन है, उसके लिए 1.33 वोल्ट आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, अगर आपसे बात करी जाए तो pH 2 पे, अगर इस सोल्यूशन की pH 2 दी है तो आप बताओ उस टाइम पे पोटेंशियल कितना होगा। और रिएक्शन आपके सामने क्या है, Cr2O7 2- 6 इलेक्ट्रॉन खाएगा, 14H+ को भी खा जाएगा, किसमें 2Cr+3 में कन्वर्ट होगा, 7H2 बना लेगा। ये आपकी रिएक्शन होगी। अब अगर E0 ये है, pH ये है, इसकी कंसेंट्रेशन 1 मोलर दी है, इसकी कंसेंट्रेशन 1 मोलर दी है, pH आपको 2 दी है, तो इसकी कंसेंट्रेशन 10 की पावर -2 आ जाएगी। H+ की कंसेंट्रेशन 10 की पावर -2 आ जाएगी। अब आपको E बताना है, तो E इक्वल्स टू E0 -0.0591 डिवाइड बाय n। कितनी n की वैल्यू होगी यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज आपको दिख रहा है, लॉग। अब यहाँ पे आप देखोगे कि Cr+3 की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड बाय H+ की कंसेंट्रेशन की पावर 14 एंड Cr2O7 2- की पावर 1। ये आपके सामने रिलेशन है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दो। ये तुम्हें दी है 1.33, ये आपको 1 दी है, Cr+3 की कंसेंट्रेशन 1 है, यहाँ पे कंसेंट्रेशन 1 है, इसकी कंसेंट्रेशन 10 की पावर -2 है। बाकी आपकी बची मैथमेटिक्स, आप E यहां से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी अप्रोच करना था।